नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम राजस्थानी साहित्य के उस सफर पर चलेंगे जिसका इतिहास बेहद घना और दिलचस्प है। रणभूमि की गूंज से लेकर समाज के गहरे चिंतन तक इन सदियों पुराने हस्तलिखित पन्नों में ना जाने कितनी ही कहानियां और एक पूरी सभ्यता का सार छिपा है। तो आइए बिना किसी देरी के इस समृद्ध साहित्यिक विरासत के पन्ने पलटते हैं। अच्छा, तो सीधे यहीं से शुरुआत करते हैं। किसी भी महान परंपरा को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। राजस्थानी साहित्य के इन प्रथम यानी बुनियादी कृतियों को देखिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थानी भाषा की पहली कहानी भ्रांत प्रवास, पहला उपन्यास कनक सुंदर और पहला नाटक केसर विलास, इन तीनों ही विधाओं को शुरू करने का पूरा श्रेय एक ही कमाल के लेखक शिवचंद्र भरतिया को जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16,306। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये महान महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में मौजूद छंदों की कुल संख्या है। जरा सोचिए, उस दौर में जब लिखने की कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी, तब कवियों ने अपने हाथों से इतने विशाल और भव्य ग्रंथ रचे थे। ये आंकड़ा हमें उस समय के साहित्य के अकल्पनीय विस्तार का सीधा सीधा एहसास कराता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम राजस्थानी साहित्य के 4 युगों को देखेंगे, इसके प्रमुख साहित्यिक रूपों को समझेंगे, वीरगाथा और प्रसिद्ध रासों पर बात करेंगे, प्रमुख ख्यात ग्रंथों को जानेंगे और आखिर में आधुनिक साहित्य के अग्रदूतों पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी साहित्य के 4 युगों की, जो इस पूरे इतिहास को समझने के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही साफ और क्रमिक विकास नजर आता है। 1050 ईस्वी में वीरगाथा काल से कहानी शुरू होती है, जहां चारों तरफ युद्ध और वीरता का ही बोलबाला था। फिर 1450 के आसपास एक बड़ा बदलाव आया और समाज का ध्यान भक्ति की ओर मुड़ गया। इसके बाद रीति और श्रृंगार का दौर आया और फाइनली 1850 की क्रांति के बाद आधुनिक काल ने सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया। और भक्ति काल का ये हिस्सा तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे उस वक्त दर्शन 2 बिल्कुल अलग रास्तों में बट गया था। एक तरफ थी निर्गुण उपासना, जो जाति प्रथा और मूर्ति पूजा के एकदम खिलाफ थी, और वहीं दूसरी तरफ थी सगुण उपासना, जिसमें ईश्वर के साकार रूप और मूर्ति पूजा पर पूरा जोर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी प्रतीक तो स्वयं मीराबाई बनी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की तरफ, प्रमुख साहित्यिक रूप। इस साहित्य को गहराई से समझने के लिए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है रासो। आसान शब्दों में कहे तो जब भी कोई ऐतिहासिक ग्रंथ किसी राजा के युद्ध हो, उसकी अदम्य बहादुरी और उसकी महान कामयाबियों का बखान करता है, तो उसे रासो कहा जाता है। इसी विधा ने वीरगाथा काल को एक पहचान दी और रणभूमि की कहानियों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है खयात। इसे आप पुराने राजदरबारों का एक हिस्टोरिकल लेजर या फिर एक तरह की आधिकारिक रिकॉर्ड बुक मान सकते हैं। खयात मूल रूप से वो गद्य रचनाएं होती थीं जिनका इस्तेमाल शासक अपनी विरासतों और राज्य के मामलों को भविष्य के लिए सहेज कर रखने के लिए किया करते थे। और हमारी तीसरी अनूठी विधा है वचनिका। ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द संस्कृत के वचन यानी बोलने से निकला है। ये पूरी तरह से राजस्थानी भाषा की एक ऐसी गद्य पद्य रचना है जिसमें तुकबंदी और अत्यानुप्रास अलंकार का बहुत ही भारी और सुंदर इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो इन बुनियादी शब्दों को समझने के बाद अब रुख करते हैं उस सुनहरे दौर का, वीरगाथा और प्रसिद्ध रासो ग्रंथों का युग। अगर राजस्थानी साहित्य को गंभीरता से समझना है तो ये 3 रासो ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो चौहान वंश का इतिहास बताता है। नरपति नाल्ह का बीसल देव रासो, जो प्रेम और विरह की कहानी कहता है। और दलपत विजय का खुमाण रासो, जिसमें मेवाड़ का पूरा इतिहास दर्ज है। ये मैचिंग याद रखना बहुत ही क्रूशल है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये मूल नोट्स हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो राजपूतों की उत्पत्ति के मशहूर अग्निकुंड सिद्धांत का पूरा समर्थन करता है। और ये भी पता चलता है कि ये महाकाव्य डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का एक बेहतरीन मिक्स है। कविताओं और महाकाव्यों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजों की जिन्हें हमने अभी-अभी ख्यात के रूप में जाना है।
ख्यात की बात हो और मुहणौत नैन्सी की नैन्सीरी ख्यात का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी तुलना सीधे बाबरनामा से की जाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ शाही घरानों की ही नहीं, बल्कि आम जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन की भी पूरी जानकारी मिलती है। इसीलिए इसे राजपूताने का गजेटियर भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों से निकले ये मूल नोट्स सच्चाई के हमारे सबसे बड़े स्रोत हैं। ये साबित करते हैं कि ख्यात सिर्फ राजाओं की तारीफ में नहीं लिखे गए थे, बल्कि वो समाज का एक जीता जागता दस्तावेज थे। और यहीं से ये नोट्स हमें ऐतिहासिक ख्यातों से निकालकर सीधे एक बहुत ही खास और महान कवि की तरफ ले जाते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस सफर के आखिरी युग में, आधुनिक साहित्य के अग्रदूत। 1850 के बाद का वो दौर जहां राजस्थानी लेखन ने आधुनिकता और सामाजिक चेतना का चोला पहना। तो यहाँ जो सबसे जरूरी पॉइंट समझने वाला है वो ये कि कवि सूर्यमल मिश्रन ने पुरानी दरबारी कविता और नई क्रांतिकारी भावना के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का काम किया। बूंदी के इस राज्य कवि ने वंश भास्कर तो लिखा ही, लेकिन उनकी असली महानता वीर सतसई के उन 288 दोहों में दिखती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति और राष्ट्रवाद की भावना को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये लिस्ट देखिए, ये आधुनिक राजस्थानी साहित्य के दिग्गजों और उनकी अमर रचनाओं का एक बेहतरीन संकलन है। कन्हैयालाल सेठिया की पीथल और पाथल, विजयदान देथा की लोक कथाओं की सीरीज बातारी फुलवारी और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की मूमल। ये वो नाम हैं जिन्होंने राजस्थानी साहित्य को आधुनिक दुनिया से जोड़ा है। इनमें विशेष रूप से विजयदान देथा का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिन्हें लोग बड़े प्यार से बिज्जी कहते थे। इन नोट्स में उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से राजस्थान का शेक्सपियर कहा गया है। पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिज्जी ने ग्रामीण लोक कथाओं को जो एक विश्व स्तरीय पहचान दी है, वो सच में बेमिसाल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। रासों और ख्यात से शुरू हुआ ये सफ़र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। जैसा कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी के बारे में लिखा है, इन आधुनिक लेखकों ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए ज़मीनी स्तर पर संघर्ष भी किया। ये साहित्य का अपने अधिकारों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। और यहीं आज के इस विश्लेषण का समापन होता है। लेकिन जरा सोचिए, हजारों छंदों वाले महाकाव्यों से लेकर 1857 की क्रांति के दोहों तक और फिर आज की आधुनिक लोक कथाओं तक, इन पन्नों में दर्ज इतिहास आज भी हमारे आसपास जिंदा है। सवाल ये है कि इन पुराने कवियों और आज के लेखकों की ये आवाज़ें आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को कैसे आकार दे रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस समृद्ध विरासत को और गहराई से जानने के लिए मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।